हम जो भी लोगों को सामान देते हैं, बेसिकली जो भी सेल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास पेमेंट आती है। जो पेमेंट हमारे पास आएगी उस सामान के अगेंस्ट, वो दो तरीके से आ सकती है। या तो वो आए कैश के थ्रू, अगर वो कैश के थ्रू हमारे पास आएगी, कैश आएगा, तो हम उसके अगेंस्ट रिसिप्ट जनरेट करेंगे। रिसिप्ट हम कंप्यूटर में चढ़ा लेते हैं एज इट इज़, अल्ट आई करके, आसान चीज़। दूसरी बात, अगर वो पेमेंट हमारे पास बैंक के थ्रू आ रही है, फॉर एग्जांपल सामने वाला हमारे को नेफ्ट कर रहा है, या फिर सामने वाला मेरे को चेक भर के दे रहा है, ठीक है, तो वो जो पेमेंट आएगी ना, वो बैंक में आती है, उसको हम चढ़ाते हैं विद हेल्प ऑफ बैंक एंट्रीज। बैंक एंट्रीज को हम करते हैं बैंक स्टेटमेंट की मदद से। बैंक हमें स्टेटमेंट निकाल के देता है कि भाई इस तारीख को तुम्हारे पास इतने पैसे आए और इतने पैसे तुम्हारे पास गए। जितने पैसे आए उसको बोलते हैं डिपॉजिट्स, और जितने पैसे गए उसको बोलते हैं विड्रॉल्स, ठीक है। तो जो मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है, वो दो तरीके से आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाय चेक और थ्रू नेफ्ट। और मेरे से जो पैसे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी से सामान खरीद रहा हूँ और बदले में उसको पैसे दे रहा हूँ, तो वो भी दो तरीके से जाएंगे। या तो मैं उसकी नेफ्ट करूँगा या उसको चेक दूंगा। एक तीसरा तरीका भी होता है, मैं उसको IMPS करूँगा। IMPS बेसिकली होता है कि फास्ट पेमेंट होती है, 10,000 से नीचे की पेमेंट करनी हो तो हम IMPS करते हैं। वो इंस्टेंट पेमेंट होती है, तभी के तभी पहुँच जाती है। नेफ्ट को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी कॉस्ट भी आती है। IMPS सस्ती होती है और फास्ट होती है। तो बैंक की एंट्रीज हम चढ़ाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट ये लो, देख लो नीचे ऐसी होती है दिखने में। इसके अंदर एक लेफ्ट साइड में तो लिखा होता है ट्रांजैक्शन डेट की किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई। रिमार्क्स में लिखा होता है कि किसको पैसे या आए या किसको पैसे गए। रेफरेंस नंबर हमारे इतने काम का नहीं है। उसके बाद चेक नंबर, अगर मैंने किसी को पेमेंट चेक से करी है तो चेक नंबर लिखा होता है कि जिस चेक के थ्रू मैंने पेमेंट करी थी कि उसका चेक नंबर क्या है। विड्रॉल में वो आएंगे जहाँ मेरे पैसे बाहर निकले, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पेमेंट करी तो मेरे अकाउंट से बाहर निकले। और डिपॉजिट में आएंगे जो पैसे मेरे खाते के अंदर आए, फॉर एग्जांपल किसी से मैंने पेमेंट कराई फॉर विद हेल्प ऑफ चेक, या फिर किसी ने मेरे खाते में नेफ्ट करी। आगे आता है क्लोजिंग बैलेंस की, मतलब कि इतने पैसे निकलने के बाद मेरा बैलेंस कितना रह गया, इतने पैसे जमा कराने के बाद मेरा बैलेंस कितना रह गया, आज की डेट में मेरे खाते में कितना पैसा पड़ा है, वो क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। इससे पहले कि तुम्हें बैंक स्टेटमेंट चढ़ा के दिखाऊँ चढ़ाते कैसे हैं, पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि बैंक एंट्रीज़ को हम 3 चीज़ों में बांटते हैं। पहली बैंक एंट्रीज़ होती हैं पेमेंट्स, मतलब जो पैसा हम सामने वाले को करेंगे। दूसरी बैंक एंट्रीज़ होती हैं रिसिप्ट, जो पैसा हमारे खाते में आएगा। और तीसरी होती है कॉन्ट्रा, इंट्रा अकाउंट ट्रांसफ़र, मतलब कि मेरे फर्म के 2 खाते हैं, मैं एक खाते से अपने दूसरे खाते में पैसा डाल रहा हूँ फर्म के, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज़। या फिर कॉन्ट्रा में एक और एंट्री आती है कि फॉर एग्जांपल मैं कैश से जमा करा रहा हूँ अपने ही खाते में, लगा लो मैंने 10,000 रुपये जमा कराए कैश से अपने खाते में, तो वो कॉन्ट्रा की एंट्री होती है। एक एक करके समझा देता हूँ। पहला है पेमेंट। पेमेंट में वो एंट्रीज आएंगी जो हम किसी सामने वाली पार्टी को पैसे कर रहे हैं ट्रांसफ़र, हम दे रहे हैं उसको पैसे, किसी परचेज बिल के अगेंस्ट, या हमने उससे कुछ ख़रीदा है उसके अगेंस्ट जो पैसे हम करते हैं। ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो उसको चेक दे दें, या उसको नेफ्ट कर दें, या उसको IMPS दे दें। चेक चेक दे सकते हैं, जो चेक भर के देते हैं उसमें चेक नंबर मेन चीज़ है कि चेक नंबर का ध्यान रखना होता है, हमने किस चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर किस पार्टी को दिया। नेफ्ट में हम अपने अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में और थोड़े पैसे भी लगते हैं। IMPS 10,000 से नीचे की पेमेंट पे होता है, सस्ता होता है और फास्ट उसके खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक एंट्रीज में तो चेक नंबर ज़रूर याद रखना, चढ़ाते हैं हम। चेक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो हम। तो ये एंट्रीज हम पता कैसे करेंगे कि बेसिकली हमने किसी को पेमेंट करी थी, तो चेक बुक जो होती है, मैं दिखा देता हूँ, देखो ऐसी होती है चेक बुक जैसे तुम्हें दिख रही है। तो चेक बुक के फ्रंट पेज पे हम ये सबसे नीचे इस पर चेक नंबर लिखा होता है, और फ्रंट पेज पे हम चढ़ा लेते हैं कि भाई जब मैं किसी को चेक फाड़ के देता हूँ तो मैं फ्रंट पेज पे लिख देता हूँ कि इस बंदे को मैंने चेक दिया। तो रिसिप्ट में बेसिकली आता है कि जो सामने वाले बंदे ने मेरे खाते में पैसे करे, चेक से करे या नेफ्ट करा, जो भी करा, वो एंट्री मेरे को शो करेगी स्टेटमेंट के अंदर कि बेसिकली उसने चेक से पेमेंट करी या मेरे को नेफ्ट करी। उसमें भी चेक नंबर इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा बता रहा हूँ। तीसरी एंट्री होती है कॉन्ट्रा की। कॉन्ट्रा की एंट्रीज हम उनको कहते हैं कि या तो मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा एक खाते से दूसरे खाते में, या मैंने कैश डिपॉजिट कराया अपने खाते में, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। रिसिप्ट में एक चीज़ ध्यान रखने की है
कि बेसिकली चेक नंबर जो मेरे को पता लगेगा ना कि मेरे खाते में पैसे आए, मेरे को अकाउंट स्टेटमेंट में नोटिस मेंशन होगा चेक नंबर, तो मैं ये नहीं लिखा होगा कि उसका नाम क्या है जिस बंदे ने मेरे को पैसे करे, मेरे को चेक नंबर लिखा आएगा अगर उसने चेक से पेमेंट करी है तो। वो चेक नंबर मैं चेक करूँगा अपनी बैंक की नोटबुक में, मतलब मैंने बैंक की कॉपी बना रखी है उसमें, या फिर मैंने एक ड्रॉप बुक बना रखी है उसमें 2 जगह रिकॉर्ड होता है, वहाँ से हम चेक करेंगे कि ये पेमेंट किसने करी है और फिर बैंक एंट्री चढ़ाएँगे बस। ये जो बैंक स्टेटमेंट दिख रही है बेसिकली इसको मैंने 3 हिस्सों में बाँट दिया है पहले से। सामने मैंने लिख दिया है, एक तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट वो पैसे हैं जो मेरे खाते में आए हैं, लोगों ने करे हैं बैंक के थ्रू, चाहे नेफ्ट करी हो चाहे मेरे को चेक दिया और मैंने बैंक में चेक लगाया हो। दूसरी है पेमेंट, पेमेंट वो है जो बेसिकली मैंने लोगों को करी है, जैसे फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर की एंट्री तुम देख रहे हो, कैरस लेबोरेटरीज़ को कर रखे हैं 71,766 रुपये, 71766 तीसरे नंबर की एंट्री मैंने कैरस को करके, ये पेमेंट होती है। तीसरे नंबर की एंट्री है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है बेसिकली, वो होता है या तो मैंने अपने खाते से ट्रांसफ़र करे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो ये कॉन्ट्रा की एंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर की एंट्री है कॉन्ट्रा की, 0351 मेरा अकाउंट है उससे मैंने ट्रांसफ़र करा है। या फिर कॉन्ट्रा की एंट्री हो सकती है कि बेसिकली मैंने अपने बैंक में कैश जमा कराया, वो भी कॉन्ट्रा की एंट्री है, जैसे कि छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 यहाँ छठे नंबर पे ये एंट्री है कैश की एंट्री, ये भी कॉन्ट्रा में जमा होएगी। अब मैं दिखाऊंगा कि जमा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये जो तुम देख रहे हो बेसिकली बैंक की स्टेटमेंट है। अब मैंने 3 भागों में बांट दिया इसको, रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा एक एक करके चढ़ाऊँगा, चढ़ाते कैसे। अब हमने ये तो देख लिया बैंक की एंट्रीज़ को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब दिखाता हूँ इसको चढ़ाते कैसे हैं। बेसिकली सबसे पहले चढ़ाएंगे हम रिसिप्ट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री सीधे रिसिप्ट में आएंगे, रिसिप्ट में चला गया। यहाँ पे पहली एंट्री रिसिप्ट की है 18/9 में, 18/09/25 ये डेट है, ठीक है, एंटर करा, रिसिप्ट को डिलीट कर दिया इस वाउचर नंबर को। अभी कहाँ से आई ये पता चलेगा मेरे को ड्रॉप बुक से, ये ड्रॉप बुक की फ़ोटो है, देख लो ऐसी दिखती है ड्रॉप बुक। अब इसके बाद इसमें सबसे लास्ट नंबर पे देखो, ठीक है, इसमें बीच में है 17/9/25 को मैंने चेक लगाया था लेबोरेट फार्मा का, नहीं 16/9/25 पर। अब बेसिकली हमने बैंक की एंट्रीज को बांट तो लिया 3 हिस्सों में। अब मैं दिखाता हूँ कि चढ़ाते कैसे बैंक की एंट्री। सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री चढ़ा के दिखाता हूँ। रिसिप्ट की एंट्री चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, सीधा रिसिप्ट का आइकन है, इस पर जाना है, क्लिक करा, डेट में भर दिया, डेट क्या है जिस दिन ये पैसे मेरे खाते में आए, वो है 18/9/25, ठीक है, एंटर करें, इसका वाउचर नंबर को डिलीट कर दिया। उसके बाद किसने करे हैं पैसे, ये मेरे को पता चलेगा ड्रॉप बुक से। ये लो देख लो ऐसी होती है ड्रॉप बुक, इसका कंसेप्ट मैंने आगे समझा रखा है, सिर्फ देख लो शक्ल कैसी होती है। इसके अंदर सारे चेक मेंशन है। अब ये जो खाता है, मतलब ये जो बेसिकली चेक आया है, चेक नंबर है 814677, ये बीच में लिखा हुआ है लेबोरेट फार्मा से ये चेक मिला मुझे, तो जो हमारा लेबोरेट फार्मा के नाम, लेबोरेट। पैसे कितने आए, 20,048, 20,048। ये पूछ रहा है कोई रेफरेंस डालना, नहीं डालना है, स्केप कर दिया, एंटर 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 करके यहाँ पे डेबिट में डाल दिया पंजाब एंड सिंध बैंक को, फिर रेफरेंस मांग रहा है, फिर स्केप कर दिया, कोई रेफरेंस नहीं दिया इसे। ये पूछ रहा है कि चेक नंबर डालना है, हाँ चेक नंबर यहाँ डालना ज़रूरी होता है भाई। चेक नंबर डाल रहा हूँ 814677, ठीक है, ऐसे चढ़ती है रिसिप्ट की एंट्री। अब मैं दिखाता हूँ एक पेमेंट की एंट्री चढ़ा के, पेमेंट की एंट्री चढ़ाता हूँ, 18/9 वाली चढ़ा के दिखाता हूँ। पेमेंट पे गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये तीसरे नंबर की एंट्री है 18/9/25 की, वाउचर नंबर डिलीट करा, पेमेंट मैंने आई है, पेमेंट करी कैरस को, CARES, कितने रुपए करें, 71,766 रुपये। मुझसे रेफरेंस मांग रहा है, इसको न्यू रेफरेंस कर दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर मैं भरूँगा 000790 जो मेरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। ऐसे चढ़ती है पेमेंट की एंट्री। अब दिखाता हूँ कॉन्ट्रा की एंट्री कैसे चढ़ती है, 1 2 3 4 5 6,
छठा नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट एंट्री है। कॉन्ट्रैक्ट एंट्री चलती है अकाउंट्स में जाके वाउचर एंट्री में जाके कॉन्ट्रा पे क्लिक करें। आप कॉन्ट्रैक्ट एंट्री में डेट डाल दी, जैसे कि 19/9/25। ये पेमेंट कैसे करी? मैंने कैश से जमा कराई। चलो कॉन्ट्रा कैश से कराई, 99,000 में जमा कराए। कौन से खाते में कराए? PUNB। इसका रेफरेंस पूछ रहा है, एस्केप कर दिया एंड सेव कर दिया। ठीक है, ऐसे करके सारी एंट्रीज डालेंगे हम। एक चीज़ और काम की बताता हूँ। अब बैंक की स्टेटमेंट तो तुमने सीख ली है कि बेसिकली कैसे चढ़ानी है हमने तीनों तरह की एंट्रीज, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट में बैलेंस जरूर मैच होना चाहिए जो कि अकाउंट स्टेटमेंट में आ रहा है और साथ में जो मेरे कंप्यूटर में शो कर रहा है, वो दोनों बैलेंस आपस में मैच होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि मेरी एंट्रीज बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है बेसिकली, जैसे अब ये मान लो कि कोई कंपनी है, वो मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई में काम करती है, वो एक दवाई बनाती है जो मेरे को चाहिए, वो मेरे तक दवाई पहुँचाएगी, उसमें कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम चाहिए, ट्रांसपोर्ट से भी लगाएगी तो। लेकिन फार्मर 1 हफ़्ता तो नहीं वेट कर सकता ना कि भाई वो दवाई मेरे पास भेजेगा। गाय तो उस फार्मर की आज बीमार है, वो 1 हफ़्ते बाद मेरे पास दवाई आ जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए कि उस कंपनी से मेरे पास सामान 1 हफ़्ते के बजाय 2 दिन में आ जाए, इस चीज़ को बनाने के लिए एक अलग कंसेप्ट आता है CFA। कंपनी क्या करती है, अपना एक डिपो, जैसे फॉर एग्जांपल वो मुंबई की कंपनी है, वो एक डिपो अपना हरियाणा में बना देगी, एक पंजाब में, एक चंडीगढ़ में, एक मतलब हर स्टेट में अपना अपना डिपो बना देगी। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि उस मतलब मुंबई से पानीपत तक का सामान आने में ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन भाई अगर सोनीपत में वो कंपनी अपना डिपो बना दे तो सोनीपत से पानीपत आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सामान। इसीलिए कई बार हमारे को सामान CFA से आता है, कंपनी ने अपना डिपो बना रखा होता है, उसको बोलते हैं CFA। CFA 2 तरह का हो सकता है, या तो कंपनी अपने पैसों से अपना खुद का CFA बनाए, या वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करे जो कि थोड़ा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसको अपनी कंपनी का सारा सामान दे और उसको कहे कि तू सारे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे सप्लाई करियो। इसीलिए मेन बात ये है कि हमारे को हमेशा डायरेक्ट कंपनी से सामान नहीं आता, हमारे को CFA से भी सामान आता है, जिसको कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है। सामान आएगा कंपनी का, सामान आएगा कंपनी रेट पे, लेकिन लेजर जो बनेगी वो लेजर CFA और हमारी बनेगी आपस में, क्योंकि लेन देन CFA और हमारा होगा, ना कि डायरेक्ट कंपनी और हमारा। ये बात ध्यान रखने की है, CFA इसको बोलते हैं।